Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 18th of October 2021, Monday. Inspiration of the day is there are no mistakes, only opportunities. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Tax mop-up may top target by rupees 2.5 trillion. For this current fiscal year, center government is going to get the tax collection more than the targeted amount. What was the target that government has set for this current fiscal year? That was approximately 22.2 trillion. So for this financial year, government had set the target or budgeted tax collection target of 22.2 trillion, and it is most likely that government is going to exceed this tax collection target. What it means? It simply means that for this fiscal year, government is going to get the more tax collection than 22.2 trillion rupees, and that is basically led by better indirect tax collection, not direct बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की वजह से ये जो टारगेट है गवर्नमेंट का फॉर दिस करंट फिस्कल ईयर इज गोइंग टू बी एक्सीडेड. Apart from indirect tax mop-up, compliances measures and recovery in most of the sectors are few important factors or the variables that are going to impact the government tax collection for this fiscal year after second wave of COVID-19 pandemic. And as per the few experts may overshoot the target of 2.5 trillion. कुछ experts का तो ये भी कहना है कि 22.2 का तो टारगेट क्रॉस करेगी ही करेगी टैक्स कलेक्शन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि 2.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का कलेक्शन हो सकता है. इट मीन्स 24.7 ट्रिलियन का टारगेट इस बार गवर्नमेंट अचीव कर सकती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन. और अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन. सो पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हैज सीन द ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 74% to 5.70 trillion in the first half of the current फाइनेंशियल ईयर. तो शुरुआत के 6 महीनों में जो पर्सनल इनकम टैक्स है, TDS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म या जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन वो 74% तक इंक्रीज हुआ है, ड्राइवन मेनली बाय एडवांस टैक्स एंड TDS पेमेंट्स. और इस बार का जो टारगेट था गवर्नमेंट का फॉर पर्सनल टैक्स और फॉर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 11.08 ट्रिलियन. और शुरुआत के 6 मंथ में ही अप्रॉक्सीमेटली 5.70 ट्रिलियन का कलेक्शन हो चुका है. एक्सपर्ट्स आर एंटिसिपेटिंग दैट हायर टैक्सेस आर पेड यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, यानी कि मार्च के जो क्वार्टर है, जनवरी और मार्च का क्वार्टर है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेमेंट होता है. तो जो ये नंबर है 11.08 का, दैट कुड बी स्लाइटली ऑन हायर नॉच. And if we talk about the indirect tax collection, that is GST, that GST is mop-up is expected to remain above the 1.1 trillion mark. So GST collection को लेकर जो एंटिसिपेशन है वो यही है कि GST अपने 1.1 ट्रिलियन के मार्क को कंटिन्यू रखेगा. वाई? बिकॉज देयर इज़ अ फेस्टिव सीजन, और फेस्टिव सीजन में जो सेलिंग है, परचेजिंग है, वो इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है. फेस्टिवल सीजन आएगा, कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करेगा फॉर डिफरेंट फेस्टिव ओकेजन, और अगर बाइंग होगी, सेलिंग होगी, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी द GST कलेक्शन. तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो 1.1 ट्रिलियन का GST कलेक्शन का जो मार्क है, ये आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा. एंड बिसाइड अ शार्प इंक्रीज इन द ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल कंटिन्यू टू कीप एक्साइज रेवेन्यू ऑन अ हायर साइड एज वेल. तो पर्सनल टैक्स कलेक्शन,
कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन, ये सब तो इंक्रीज कर ही रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पे जिस तरह से ड्यूटी शार्पली इंक्रीज करी है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द excise revenue of government of India, and the numbers are expected to see a further surge in the upcoming quarters as the companies are expected to pay more tax in the third and fourth quarter as per the trend. तो ट्रेंड यही है कि चाहे वो पर्सनल टैक्स हो चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में हायर पेमेंट्स होते हैं। तो अगर हम देखें डेटा, करंट डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा जो टारगेटेड अमाउंट था, जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था, वो अचीव हो चुका है। और अभी क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 बचे हुए हैं, जबकि एंटिसिपेट किया था कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में क्वार्टर 3 और 4 में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, ज़्यादा टैक्स सबमिशन होता है। तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉट एवर टारगेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, वो एक्सीड करेगा, वो कलेक्शन exceed karega in comparison to the target, and that is because of the economic recovery following the second wave of COVID-19 pandemic. And this is the revenue boost in terms of percentage. So 47% growth in gross direct tax collection is expected so far as per the economist, and 74% jump has been seen in net direct tax collection that we have discussed in terms of personal tax as well as corporate tax. If you talk about the quantum, so 2,53,353 crore advance tax collection as of September for financial year 22 has already been done, and that is 56% higher than the previous year. और अगर एवरेज मंथली जीएसटी, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.15 ट्रिलियन फॉर क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, and 5% jump has been seen in average monthly GST mop up from 1.10 ट्रिलियन। तो जीएसटी भी बढ़ने वाला है, पर्सनल टैक्स जो है उसका भी सबमिशन बढ़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा। इसके अलावा एक्साइज तो बढ़ ही रहा है पेट्रोल और डीजल की वजह से। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, सो प्रोबेबली दिस विल हेल्प गवर्नमेंट टू reduce the fiscal deficit and take off the economy in a better manner after the hit by or impact by pandemic. Now let us look into the article number 2 that is given on page number 6. NSE blockchain platform for gold a game changer. So in a first for India, bullion derivative contracts will be settled on a blockchain platform. And after this settlement of Indian bullion derivative contracts on a blockchain platform helps the global acceptance of gold refined by the Indian Bullion Refinery. And this particular acceptance or global acceptance by different participants will definitely give a fillip to a local industry, export as well as the investment as per the economist, as per the experts. तो क्या ये न्यूज़ है? बेसिकली नवंबर 1 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, विल एक्चुअली गोइंग टू एक्सेप्ट द गोल्ड डिलीवरी only on the blockchain platform. I hope that you all must be knowing what is blockchain platform and what is blockchain technology. It is an emerging technology in case of financial transactions. And if you want to define it briefly, it is simply defined as a decentralized distributor ledger that record the provenance of any digital asset. And by inherent design or by inherent design structure, it is generally impossible or unable to modify any data, any entry on blockchain, which definitely make it as a legitimate disruptor for industry like payment, cyber security and healthcare. बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. So I'm not going to discuss very much about the blockchain, but simply blockchain is a shared immutable ledger for recording transaction, tracking assets and building the trust. And that is why it is becoming one of the very popular technology in case of any sort of asset or financial transaction related business.
तो सिक्योर और ऑथराइज ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। तो इस न्यूज़ में बेसिकली क्या बात करेंगे, द न्यूज़ इज टॉकिंग अबाउट द एनएससी कोलैबोरेशन विद बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप दैट इज Chainflux. So these two companies has collectively launched a project that is called as NSC Shine project on last Wednesday. And definitely NSC was working continuously for this project for almost a year along with the India Gold Policy Center at Indian Institute of Management, Ahmedabad, and the India Bullion and Jewelers Association. So few entities are working together to actually structured and launch this project, and finally on Wednesday this particular project by NSC has been launched. And as per NSC Shine project, from November 1, National Stock Exchange will accept the gold delivery only through blockchain platform. And for that, India's quality regulator, who is the quality regulator of India? The Bureau of Indian Standard, in short we call it BIS. So BIS has developed the gold standard, but Indian refined gold is used only locally and not acceptable for export. And after this measure, after this implementation of blockchain platform, this particular gold or Indian gold will be acceptable, or we can say acceptability of the Indian gold by global participants will increase. In India Commodity Exchange such as Multi Commodity Exchange of India, BSE, NSE have recognized non-LBMA refined gold as a good delivery for derivatives. And now NSE is moving forward and taking one step forward and recognizing gold delivery through blockchain or exports का कहना है. This particular initiative by NSE is definitely going to increase the global acceptance, and the issue for export is to meet the responsible sourcing of unrefined or DOR gold as well as maintaining the internal quality that are globally acceptable. And NSE Shine project will ensure all these parameters, that quality is particular and the transaction or assets is also authorized. There is no unauthorized transaction into this blockchain platform. So definitely this particular NSE Shine project is also going to increase the India's gold acceptance among the global market participants. Apart from it, this will also leads to the development of India's commodity exchange. And this particular project is going to be operative from the next month, and it will be India's first ever blockchain project for commodity. तो commodity market के लिए ये जो project है NSE का, that is going to be the landmark. This project is definitely aimed at improving the transparency of gold refined by the Indian refiner. तो quality improvement भी होगा, derivative जो market है वो भी mature होगी, investors में जो के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आता है वो भी इम्प्रूव होगा. So Bangalore based startup Chainflux has developed this platform. Let's see how this particular NSE Shine project is going to work in future. However, experts are having the positive expectation from this project. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 6. Aviation firms for net zero emission ahead of target. So just before the start of 2021 United Nations Climate Change Conference, refers to as Conference of Parties, COP26. Generally we refer this particular meeting as COP26. COP stands for Conference of Parties, and three major aviation firms, Rolls, Airbus and Shell, have called for long-haul aviation to reduce the emission to net zero ahead of UN Race to Zero goal for the aviation industry. तो इस बार जो यूएन की COP26 होने वाली है उसमें बेसिकली यूएन ने एक प्रोग्राम प्रपोज किया है स्पेसिफिकली फॉर एविएशन इंडस्ट्री. एंड व्हाट इज दिस प्रोग्राम? दिस प्रोग्राम इज यूएन रेस टू जीरो गोल. And under this, the aviation industries or the aviation companies all across the globe needs to achieve the decarbonization of aviation by 10% use of sustainable aviation fuel. In short, we call it SAF, Sustainable Aviation Fuel, by financial year 2030, with the proportion reaching 100% earlier
देन फाइनेंशियल ईयर 2050। तो 2050 तक का टारगेट सेट किया गया है एविएशन कंपनीज के लिए कि वो जो एमिशन है, कार्बन एमिशन, उसको ज़ीरो ले जाएं। कैसे? रिप्लेस करते हुए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से, ऐसे फ्यूल से रिप्लेस करें जो कि सस्टेनेबल है, जिससे कार्बन एमिशन जो है वो मिनिमम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है यूएन की इस बार की COP26 में, रेस टू ज़ीरो गोल। एंड बिफोर दिस मीटिंग, लार्जेस्ट एविएशन कंपनीज ऑफ different countries have actually started investing in the technology that could achieve that even before the announcement in the UN. तो जैसे कि अगर हम बात करें रोल्स की, एयरबस की और शेल की, दे सेड दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस टेक्नोलॉजी दैट कुड probably achieve this target even before financial year 2050. And these firms said that the technology enables are created, infrastructure, investment, policy framework necessary to support the scaling of the vital sustainable aviation fuel must also be put in place. तो अप्रॉक्सीमेटली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने लीड स्टार्ट कर दिया है. डेफिनेटली दिस लीड विल बी फॉलोड बाय अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन कार्बन एमिशन by their aviation firm. So let us see how this particular move by big corporates will take place in future. Now look into the few other news clips. Large deals become scarce for IT majors. So second quarter of financial year 22 continue to show the double-digit growth for top 4 IT providers, top 4 IT service provider. Every vertical and the geography growing well, even though the total contract value TCV looked soft for all the players. भले ही सेकेंड क्वार्टर में लग रहा हो कि जो भी IT सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे आर सीइंग द डबल डिजिट ग्रोथ, अगर फिर भी हम इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो उनको डील्स मिल रही हैं, उनको अगर ध्यान से देखें तो जो लार्ज डील्स मिल रही थी जो टॉप कंपनीज को, IT फर्म्स को, वो डील का जो नंबर है वो रिड्यूस हुआ. तो आउटसोर्सिंग डील्स बिकम सॉफ्टर एंड दिस ट्रेंड वाज फर्स्ट एविडेंट इन एसेंचर्स क्वार्टर 4 नंबर्स. तो एसेंचर एक जानी मानी कंपनी है इन IT फील्ड, तो उसके भी अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स देखे जाए तो जो बड़ी बड़ी लार्ज डील्स होती हैं, जो आउटसोर्सिंग, जो बड़ी बड़े जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से कंपनीज इंडिया की IT कंपनीज को डील देती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, इस तरह के लार्ज डील्स में के नंबर्स में कमी आई है. और इसका एक बहुत सीधा सा रीज़न हम अगर देना चाहें तो यही है कि बिकॉज ऑफ द पैंडमिक इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो स्लो डाउन, या इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हुई, जिसकी वजह से वहाँ का IT बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ. और जिस पर इंडिया, अगर इंडिया के IT कंपनीज को हम देखें तो इंडिया की जो IT इंडस्ट्री दैट हैवली डिपेंड ऑन द अमेरिकन एंड यूरोपियन companies for getting the large deals. And if you remember, पैंडमिक की वजह से चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, डेवलप कंट्रीज वर ऑल्सो वेरी मच अफेक्टेड, जिसकी वजह से जो डील आती थी, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे इंडियन IT फर्म्स को, वो डिक्रीज हुए हैं. एंड वी सी द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू श्रिंकिंग फॉर द टॉप 2 कंपनीज. अगर देखें तो TCS, Infosys और HCL जैसी कंपनीज के लिए फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू has actually shrink for quarter 2. And as per the few in our list, the total outsourcing deals to one vendor that we should see in the past have come down. And one of the reason is that the demand is now for cloud and digital, hence the majority of the deals are of the cloud and digital nature. Over the past few years, the trend has been towards a multi-sourcing where the client wants to work with a specialist, and there are certain other structural factors also. प्रोडक्ट जो सर्विसेज IT इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं थोड़ा सा उसमें भी शिफ्ट देखा गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द लार्ज डील्स आर बिकमिंग स्केयर फॉर इंडियन IT मेजर्स. नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप. Dish TV prepares for legal run-in with Yes Bank. अभी हम डिस्कस कर रहे थे कई टाइम से ज़ील के बीच में और जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में जो झगड़ा चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसको लेकर के अब एक नया इशू अराइज हुआ, एक नया लीगल बैटल अराइज हुआ है. किसके बीच में? एसर ग्रुप फर्म डिश टीवी जो कि फ़िलहाल के लिए लॉस मेकिंग कंपनी है, इज़ नाउ गोइंग टू अप्रोच टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में अप्रोच करने वाली है. किस लिए? फॉर द
appointment of 6 of its nominee on the board of loss-making company. And for this particular Dish TV is going to battle with the Yes Bank by planning to move NCLT. तो Yes Bank के against फिलहाल के लिए NCLT में जा रही है Dish TV. While Dish TV said Yes Bank has acquired 26% stake by invoking the pledged share of the SL Group promoter. It also said that Yes Bank must make an open offer to the shareholders of the company according to the SEBI code. तो SEBI का जो कोड है, अगर किसी कंपनी आपको टेक ओवर करना है, कोई कंपनी डिफॉल्ट हो रही है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है. उसके अगर आप डेटेड हैं, क्रेडिटर्स हैं किसी कंपनी के, in that case you have to make an open offer to the shareholders. And Dish TV is actually saying that Yes Bank has not followed any due procedure or due diligence procedure for offering the open sale to the shareholders. And without following the due procedure, Yes Bank has acquired 26% stake by invoking the pledged shares of SL Group promoter. And this should not be done by Yes Bank, and that is for they are going to NCLT. However, both the companies have not given any comment on this particular issue. But if you talk about the promoters, the promoter owns 6% stake in the company. And as per the Dish TV, that nominee director of Yes Bank required clearance from other lender as well as the security clearance from the Ministry of Information and Broadcasting. For this procedure, until such time, it will not be able to clear the extraordinary general meeting notice. तो अब एक Yes Bank और Dish TV के बीच में एक नया legal battle start हो गया है. Now let us see how this particular battle will take place in future. Now let us look into the next clip. On way to 1 billion vax, focus on second job. From hosting the tricolor on Red Fort to announcing the public place, Union government has lined up the large-scale celebration. Large-scale celebration of what? For celebrating the vaccination of 1 billion, or for achieving the milestone of administrating 1 billion doses of COVID-19 vaccine. तो अब इंडिया जो एक माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी, जहां पर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन का टारगेट अचीव कर लेगा. एंड आफ्टर दिस द फोकस विल बी ऑन द सेकेंड जैब. सो इंडिया लॉन्च इट्स COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन January 16. 16 जनवरी को COVID-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च हुई थी. And as per the given data, the proportion of the second doses was approximately 28.8%, effectively taking the share of India's fully vaccinated population approximately 29.9%. As we have already discussed, that 30% of India's population has actually achieved the double dose vaccination status, and 74% of the eligible population of India has received their first dose of COVID-19 vaccine. So India has achieved the target, and if not target, then at least it is going to achieve the milestone of administrating 1 billion vax. And after this, the focus will be on second jab. And if we talk about the Mumbai, so this is the first time no COVID death in Mumbai has seen on Monday. So this is a good signal, and it definitely increasing the confidence of investor as well as the prospect of economic recovery. Now let us look into the next clip. Opportunities galore in India, FM tells CEOs of major US companies. So फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा से रीट्रेट किया है इंडिया के लैंड पर जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. किसके लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एमएनसीज़ के लिए, चाहे वो यूएस से बिलोंग करती हैं या किसी अदर कंट्री से भी बिलोंग करती हूँ. सो अपॉर्चुनिटीज़ आर गैलर इन इंडिया for all investors and industry stakeholders with the current reset in the global supply chain and clear-headed and committed leadership in the country. So political stability को target करते हुए, political stability को leverage करते हुए हमारी finance minister ने कहा है कि इंडिया में बहुत सारी opportunities available है. Investors are invited to invest into India. Why? Because pandemic, there is a disruption into the global supply chain, and definitely India is going to fill that global supply chain gap.
and it is quite evident from the startups in India that startups in India has grown tremendously and many are now raising money through capital market. और यहाँ हम डिस्कस भी करते हैं जब कोई भी स्टार्टअप डेकाकॉन या यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होती है बाय गोइंग फॉर फंड रेजिंग एक्सरसाइज। तो उसी को टारगेट करते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जो विजिट वॉशिंगटन डीसी में हुई है वहाँ पर उन्होंने एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडिया की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको रीट्रेट किया है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ को रीट्रेट किया है और बहुत सारी जो यूएस कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया है दैट दे शुड कम एंड इन्वेस्ट इनटू इंडिया। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज द MNCs. So this is all for today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.